हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाती है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएंगे। हम लोग सबसे पहले आज ये रिवाइज करेंगे कि हम लोगों का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसमें अकाउंटिंग वर्ड का क्या मतलब है, अकाउंटेंसी हम लोग किसको बोलते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आता है, और उसके बाद फिर हम शेयर्स चैप्टर में भी आप लोगों के साथ लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी पर लागू होने वाला ईएस और इंडेस के बारे में जिक्र किए थे। तो वो सारे का सारा चीज को भी दोबारा हम रिपीट करेंगे सो डैट कि आपके दिमाग में ये सब चीज जच जाए। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने का दो तरीका है। एक तरीका ये है, ये रहा फॉर्मेट, इसको लर्न कर लीजिए, इसके अंदर कंटेंट को लर्न कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आंसर दे दीजिए। पर ये बहुत मोनोटोनस होता है क्योंकि लर्न करना, अगर कोई रॉ चीज को अगर आप लर्न करते हो तो बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अगर वही चीज अच्छे से समझा हुआ रहता है, डिस्कशन किया हुआ रहता है, तो 70% बात तो इमीडिएटली याद हो जाता है, और फिर जब आप उसको मगअप करने के लिए बैठते हो तो 30% बात आपको वैसे याद हो जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म आपका रिटेंशन हो जाता है। तो मेरा भी अप्रोच यही रहेगा कि आज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी 15-20 मिनट्स लगेगा, हम पहले आपके साथ भूमिका बांधने में वक्त लगाएंगे ताकि आपको बेस समझ में आए कि हम लोग क्लास 11th में जब लाइफ में पहली बार अकाउंटेंसी पढ़े थे तब से लेकर अभी तक का जो एक छोटा सा बोलते हैं ना समरी टाइप का, ठीक है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में कि भाई उससे इसका क्या लिंकअप है। एंड फिर जब हम लोग एक पूरा बेस क्रिएट हो जाएगा, आपको एक बेसिक आइडिया दे देंगे, तो फिर हम लोग ये चैप्टर को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए, हम लोग का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होता है आपको पता है, कंपनी से रिलेटेड आप लोगों ने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग भी कर लिया है। अब हम लोगों को डिस्कशन करना है अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो कॉपी में लिखिएगा, नंबर 1 अकाउंटिंग। ये सब छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें होंगी, ठीक है। तो कॉपी के फ्रेश पेज में जाइए और कैप्शन दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अच्छा, चलिए, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या पढ़े थे हम लोगों ने, याद करो। आप लोगों ने बचपन में जिंदगी में जब पहली बार अकाउंट्स पढ़ा था तो अकाउंटिंग का मतलब क्या पढ़ा था। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing financial transactions and events in a significant manner so as to interpret the results टू द फाइनेंशियल यूजर। कुछ बच्चों को फ्लैशबैक में पहुंच गए होंगे, इसको जल्दी से कॉपी करिए। हम लोग क्लास 11th में जब अकाउंटिंग सीखना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले अकाउंटिंग का ये मीनिंग पढ़े थे। तो थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आएंगे। जस्ट आई नीड 15 मिनट्स कि हम आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट करके दे, आपको चीजों को समझाएं। आप ये नोट्स देख रहे हो बच्चों, जो आपको ये नोट्स दिया गया है, इसमें थ्योरी पोर्शन पेज नंबर 1 से 18 तक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन आपको अच्छे से मगअप करना है। तो एक तो ये होता है कि हम आपको नोट्स दे दिए और बोले देखो भाई ये मगअप करना, मगअप कर लेना, बात खत्म। तो ये तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बट ये जो थ्योरी पोर्शन आप नोट्स के पेज नंबर 1 से 18 तक आप देख रहे हो, ये सारे के सारे को आपको अच्छे से हम आपके साथ मोस्ट ऑफ द चीज, ठीक है, 90% ऑफ द कंटेंट जो हम लिख के दिए हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आधा से अधिक बात आपको अभी याद हो जाए। बाकी एंड ऑफ द डे वर्क यही है कि आपको नोट्स पे जो
जो कुछ भी दिया हुआ है आपको सारे का सारा चीज क्या करना है, मगअप करना है। पेज नंबर 1 से 18 तक थ्योरी दिया हुआ है और नोट्स में जो कुछ भी कंटेंट हम डालकर दिए हैं सारे के सारे कंटेंट को आपको मगअप करना है। समय समय पर बहुत ज्यादा चेंजेस आता है। 1 अप्रैल 2021 से भी कुछ कुछ चेंजेस आया है और वो सारे का सारा चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, नोट्स में डाला हुआ है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर सो एज टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स टू द फाइनेंशियल यूजर। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को हम लोग एक फेयर कॉपी में लिखते हैं जिसको जर्नल बुक बोला जाता है, बाय पासिंग जर्नल एंट्री, बाय पासिंग जर्नल एंट्री इन जर्नल बुक, है कि नहीं। ये क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग। आपको याद होगा तो हम आपको ये पढ़ाए थे कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को 2 कॉपी में मेंटेन किया जाता है, एक रफ कॉपी में और एक फेयर कॉपी में। रफ कॉपी को क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग, जिसमें बिजनेस के होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को रफली मेंटेन करते हैं। हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, परचेज इनवॉइस को परचेज के फाइल में मेंटेन करते हैं, सेल इनवॉइस को हम अलग फाइल में मेंटेन करते हैं, एक्सपेंसेस फाइल को अलग मेंटेन करते हैं। जिस चीज का मेरे को रसीद नहीं मिलता है, रिसिप्ट नहीं मिलता, उसका हम अलग से इंटरनल वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारे का सारा चीज हम लोग मेंटेन करते हैं और कुछ कुछ हम लोग रफली कॉपीज वगैरह में भी लिख लेते हैं। तो ये सारे का सारा जो रफ मेंटेनेंस हुआ ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बुक कीपिंग। अब वहां से हम लोग क्या करते हैं, फेयर कहां करते हैं, जर्नल बुक में, बाय पासिंग जर्नल एंट्री। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया जाता है, क्लासिफाइंग, दैट इज पोस्टिंग टू लेजर्स। हम सब कुछ छांटते हैं, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को तो फेयरली एक जगह लिख दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, छाट रहे हैं। क्यों छाट रहे हैं, क्योंकि हमको यह जानना है कि एक पर्टिकुलर महीने का परचेस कितना, एक पर्टिकुलर महीने का सेल्स कितना, एक पर्टिकुलर महीने का खर्चा कितना। तो हम छटैया कर रहे हैं। छटैया करने से क्या होगा, परचेज अलग हो जाएगा, सेल्स अलग हो जाएगा, सबका अलग अलग लेजर बनता है। उसके बाद हम लोग उसको समराइज करते हैं, क्योंकि अभी छटैया हुआ है। छटैया करके आप परचेज अलग कर लिए हो, सेल अलग कर लिए हो, लेकिन आपको यह जानना था कि परचेज, टोटल ऑफ द परचेज कितना, टोटल ऑफ सेल कितना। वो समराइज करने से, टोटलिंग करने से पता चलेगा। दैट इज बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन का फेयरली रिकॉर्डिंग करना इन अ जर्नल बुक। फिर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं। ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग किस चीज का होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब डीलिंग इन मनी और मनी वर्थ, डीलिंग इन मनी और मनी वर्थ। मनी या मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन में जो हम डील करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। हम चॉकलेट शॉप में गए, 10 रुपए दिए, बदले में चॉकलेट लिए, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। और इवेंट का मतलब होता है आउटकम ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, आउटकम ऑफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो यही आउटकम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यही आउटकम के लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता चला जाएगा वैसा वैसा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग होगा। और इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं, रिजल्ट जानने के लिए। तो रिजल्ट जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या सर ये सारे का सारा चीज कंपनी में भी होता है, डेफिनेटली ये सारे का सारा चीज कंपनी में भी होता है। ठीक है, कंपनी में भी बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास होता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों का 2 स्टेटमेंट बनता है, एक को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। एक को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, और इसी को आर्ट बोला गया। यही आपका क्या है, आर्ट है कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन का आप रिकॉर्डिंग करो, क्लासिफाई हो जाएगा, समराइज हो जाएगा और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाओगे। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग यहां पर बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 11th में जो सोल प्रोप्राइटरशिप था और क्लास 12th में जो पार्टनरशिप था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की केस में इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि पार्टनरशिप की केस में क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर इनकम स्टेटमेंट का बात करें तो मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन पार्टनरशिप के केस में होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन चूंकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये 3 in 1 होता है, ये 3 in 1 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3 के बदले, ये 3 चीज के बदले क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, तो ये क्या है, 3 in 1। स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या है, 3 in 1। देखो सिंपल सा बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जनरली ट्रेडिंग भी होती है, जनरली। लेकिन जो ट्रेडिंग होगी वो तो प्योरली ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग का मतलब होता है जो खरीद के बेचती है, और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जो बनाकर बेचती है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ एक सामान ऐसा रहता है जो अपने मेल के लिए उसको रखना पड़ता है, तो वो खरीद के भी बेचती है। ठीक है, अब जैसे बेकरी शॉप में आप जाओगे तो वो लोग केक्स बना बना के बेचते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनको कैंडल्स भी देना पड़ता है, ठीक है, नाइफ भी देना पड़ता है, रिबन वगैरह भी देना पड़ता है, तो ये सब वो लोग खरीद के बेचते हैं। तो कोई भी बिजनेस में मेन काम जो है वो तो करेंगे, लेकिन उस काम को रन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी अलग से करना पड़ता है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करें कंपनी के केस में, तो कंपनी के केस में जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 in 1 होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो 3 अकाउंट बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 1 अप्रैल 2011 से पहले होता था। ठीक है, ये बिफोर 1 अप्रैल 2011 ये 3 चीज बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2011 आया। पता है, कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता ही नहीं था, 1 अप्रैल 2011 से बनना स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये बनता ही नहीं था। उससे पहले कंपनी के केस में क्या बनता था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन जानने के लिए क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन के लिए क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। और एक और बनता है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कि कोई स्टेटमेंट बनाते होंगे जिसमें कैश का फ्लो दिखाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा होगा बच्चों कि कोई एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें कैश का फ्लो दिखाया जाता है। तो ये पढ़ेंगे, ये हम लोग इस सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है, तो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वी विल डिस्कस इन लास्ट। ठीक है, अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, कंपनीज एक्ट 2013 है। कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013। क्यों, क्योंकि 29 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल किया गया था कि ये 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2014 को, लेकिन इसका नाम 2013 क्यों पड़ा, क्योंकि 29 अगस्त 2013 को यह बात का मोहर लग गया था, प्रेसिडेंट साहब का ऑटोग्राफ लग गया था कि कंपनीज एक्ट 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल होगा। तो ऑन 29 अगस्त 2013 कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2014 से, यह बात अप्रूव हो चुका था। इसलिए चूंकि 29 अगस्त 2013 को अप्रूव हुआ था, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या पड़ा, कंपनीज एक्ट 2013। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या बच्चों, ये जो कंपनी है इसका जो बैलेंस शीट है ये 1 अप्रैल 2011 को बन गया था, मतलब इंडिया में लागू हो गया था। मतलब सोचो, ये कंपनीज एक्ट 2013 ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2014 से, पर इसके हिसाब से जो बैलेंस शीट बनेगा ये कब लागू हो गया था, 1 अप्रैल 2011 को। ये सब बस साइड नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2011 से इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया था कि आपको इस तरीके से बैलेंस शीट बनाना होगा। नेक्स्ट, इन सब बातों को कॉपी करिए,
तो बैलेंस शीट शेयर चैप्टर में आपको फ्लेवर मिला ही था, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाई हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग सबसे लास्ट में बनाना सीख लेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग मतलब लेजर, समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड किया जाता है टू इंटरप्रेट रिजल्ट। रिजल्ट जानने के लिए दो चीज बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। रिजल्ट के रूप में फायदे के नुकसान है और बिजनेस का पोजीशन। फायदे नुकसान जानने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है और बिजनेस का पोजीशन जानने के लिए कि बिजनेस कितना साउंड है, बिजनेस का फ्यूचर वायबिलिटी कितना है, कितना दिन तक वो सर्वाइव करेगा, उसका फ्यूचर क्या है, वो पोजीशन स्टेटमेंट में दिखता है। और ये सारे का सारा मेहनत किसके लिए करते हैं? फाइनेंशियल यूजर्स के लिए। फाइनेंशियल यूजर्स को स्टेक होल्डर्स भी बोला जाता है। फाइनेंशियल यूजर्स को स्टेक होल्डर्स भी बुलाया जाता है, नॉट शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। इसको जल्दी से कॉपी करिए, ये सब बात मिटाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल यूजर्स को क्या बोला जाता है? स्टेक होल्डर्स। चलिए, तो आपको बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है, अपने स्टडी मटेरियल से उसको पढ़ना है। मेरे स्टडी मटेरियल में इसको दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें फाइनेंशियल यूजर। इसमें दो लोग आते हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बता दें, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है एवरी इंटरेस्टेड पार्टी इन द बिजनेस। आपके बिजनेस में जिन लोगों को दिलचस्पी है उनको स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। दो तरह के लोग होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का बात करें तो सबसे पहले तो मालिक, मेरा बिजनेस, तो सबसे पहले हम ही जानना चाहेंगे मेरा बिजनेस कैसा है, अच्छा चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, क्या है नहीं। मेरा बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो ग्रो करवाए, तो ये कौन बताएगा? मैनेजमेंट। मेरा बिजनेस बुरा है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, कौन बताएगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड तीसरे होते हैं एम्प्लॉइज, वर्कर। हम लोग अपने वर्कर को बोलते हैं कि आप मन लगाकर काम करो, आपकी वजह से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा तो इसमें 2% हिस्सा हम आपको बोनस के तौर पे देंगे। तो भैया आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट बनाकर ही तो प्रूफ करोगे कि देखिए आपके पिछले साल मेरा ये प्रॉफिट था, इस साल मेरा ये प्रॉफिट, आपकी वजह से इतना बढ़ा तो इसमें से इतना हिस्सा हम आपको जो बोले थे वो दे रहे हैं। एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले तो आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप हमेशा याद रखना बच्चों, हम क्लास 11th में भी बोले थे, आप हमेशा याद रखना जब कभी भी आप बिजनेस करते हो तो आप हमेशा याद रखना कि आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। मेरे पास अगर पैसे की कमी ना हो ना तो हम कभी बिजनेस करेंगे नहीं, हम घर पे आराम करेंगे। मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे को लाइवलीहुड चलाना है, इसलिए बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पैसे की दिक्कत है तो जितना पैसा मेरा था उसको कैपिटल बोला गया, और जितना पैसा मेरे को घट रहा था वो हम बाजार से लोन लेते हैं, फ्रेंड से, रिलेटिव से, बैंक से। तो अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट जो आपको फाइनेंस करती है। इट माइट बी बैंक, इट माइट बी नॉन बैंक, ठीक है। बैंक भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मुथूट फाइनेंस है ना, घर पे पड़ा है सोना तो काहे को रोना, तो वो लोग भी लोन वगैरह देता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह आ जाती है। और कौन होते हैं? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इनको तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में। कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स दीजिए, कमा रहे हैं तो जीएसटी दीजिए, बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेस कर रहे हैं तो जीएसटी दीजिए, है कि नहीं। इन्वेस्टर्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी को पब्लिक एट लार्ज से पैसा कैपिटल के नाम से भी मिलता है, लोन के नाम से भी मिलता है। तो कैपिटल के नाम से मिलेगा तो कंपनी इसको शेयर कैपिटल बोलती है, और लोन के नाम से मिले तो डिबेंचर बोलती है। तो देने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? लेने वाला तो कंपनी, देने वाला कौन है? इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स भी तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही पैसा लगाता है, देखता है कि हाँ भाई ये बिजनेस अच्छा है तो उसको पैसा देना चाहिए, ठीक है। तो मेनी मोर और भी लोग आते हैं, क्रेडिटर्स, एटसेट्रा।
तो बहुत सारे फाइनेंशियल यूजर होते हैं, तो हम लोग अकाउंटिंग केवल खुद के लिए नहीं करते, जो भी हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड है उन सब के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और इसलिए अकाउंटिंग को क्या बोला गया? आर्ट। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस भी है। अकाउंटिंग आर्ट है और साइंस है, इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनता है? अकाउंटेंसी। साइंस ज्ञान है, जहां पर आपको थ्योरेटिकल ज्ञान दिया गया कि अकाउंटिंग कैसे करना है, और आर्ट क्या है? प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई करते हो। तो हम लोग अकाउंटिंग एज पर लॉ करते हैं, अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं, और अकाउंटिंग एज पर गैप्स करते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसी को साइंस बोला गया है। जब ये साइंस को यूज करके प्रैक्टिकली अकाउंट अप्लाई करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? अकाउंटेंसी। तो हम लोग अकाउंटिंग एज पर लॉ करते हैं। अगर हम लोग लॉ का बात करें तो कंपनी का अकाउंटिंग किसके हिसाब से कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, कंपनी का अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो रहा है। अकाउंटिंग ऑफ कंपनी एज पर, इनफैक्ट कंपनी लॉ एज पर कंपनी लॉ हो रहा है। हम लोग कंपनी लॉ के हिसाब से कंपनीज एक्ट का अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, और इसी का एक टुकड़ा होता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 में बच्चों टोटल 470 सेक्शंस है और 6 शेड्यूल्स है। ध्यान से सुनो, कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस है। एक सेक्शन आपको याद है 52 सबसेक्शन 2, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, है कि नहीं? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। वही सेक्शन 53 था इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, है कि नहीं? तो ऐसे करते करते टोटल कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस है। ठीक है, 470 सेक्शंस है। इसमें कंपनी लॉ के बारे में पूरा बताया गया है। कंपनीज एक्ट के कंपनी को ये नियम का पालन करना है। उसमें सब कुछ रहता है कि कंपनी के डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब बहुत कुछ ज्ञान रहता है। जब आप प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे तो वो सबसे पढ़ोगे। कंपनी को जो बोर्ड मीटिंग्स करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो कैसे कंडक्ट होगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कैसे कंडक्ट करेगी, सारा ज्ञान दिया रहता है। और 6 शेड्यूल्स होता है। शेड्यूल्स में ना फॉर्मेट्स प्रेस्क्राइब्ड है, कैलकुलेशन प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करोगे 6 शेड्यूल है, शेड्यूल 2 में हम लोग को बताया गया है कि कंपनी अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे कैसे चार्ज करेगी। उसी तरीके से हम लोगों का शेड्यूल 3 है, और शेड्यूल 3 में हम लोगों को यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये जो फॉर्मेट है ये कहां बताया गया है? शेड्यूल 3 में, कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट किस तरीके से होगा, ये बात कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 में। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग एज पर लॉ करते हैं। तो देखा जाए आप सेक्शन 52 का 2 तो देख ही लिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को भर भर के हम लोग क्लास में कॉन्सेप्ट के तौर पे इस्तेमाल किए थे, वहां इस्तेमाल किए थे, फॉरफीचर में इस्तेमाल किए थे, री इश्यू के वक्त इस्तेमाल किए थे। जब तक हम लोग का खत्म नहीं हुआ शेयर चैप्टर, हम तब तक हम लोग उसको यूज किए। ठीक है, तो देखा जाए अकाउंटिंग हम लोग एज पर क्या कर रहे हैं? लॉ कर रहे हैं। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट और पीएल होता है, इसका भी फॉर्मेट कहां प्रेस्क्राइब किया गया है? कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। तो हम आपको टोटली समरी बताएं कि कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस है और 6 शेड्यूल्स है। जैसे शेड्यूल 2 में
कंपनी के जो एसेट्स होगा उसका डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा वो प्रेस्क्राइब किया हुआ है। ऐसे हर शेड्यूल में अलग अलग है, बस हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो शेड्यूल 3 में हमको ये बताया गया है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। नेक्स्ट, एएस और इंडेस वाला बात तो आपको पता ही है। आपको बताया गया था कि कंपनी दो तरह की होती है, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी भी दो तरह की हो सकती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और अनलिस्टेड कंपनी भी दो तरह की हो सकती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, है कि नहीं। नेक्स्ट, फिर अनलिस्टेड कंपनी के केस में वो कंपनी जिसका नेटवर्थ, अब नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड हम लोग बनाते थे ना। शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग दो चीज का प्रैक्टिस किए हुए हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शेयर होल्डर फंड को नेटवर्थ बोला जाता है। अगर इनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है, और अगर ये अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, इनके ऊपर इंड एस लागू होता है। इनके ऊपर क्या लागू होता है, इंड एस। जबकि वो कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, इनके ऊपर क्या लागू होता है, एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये बात हम क्यों बताएं, वो बात अब हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 में 6 शेड्यूल्स है। तो शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। बच्चों ये सारे का सारा शब्द मेरा नहीं है, ये सारे का सारा शब्द कंपनीज एक्ट 2013 में यूज किया गया है। ये सारे का सारा शब्द कंपनीज एक्ट 2013 में यूज किया गया है। ठीक है, वो कंपनी जिसके ऊपर इंड एस लागू होता है, ठीक है, वो कंपनी जिसके ऊपर इंड एस लागू होता है, ठीक है, इन पे डिवीजन 2 लगाता है। ठीक है, इंड एस कंपनीज, वो कंपनी जिसके ऊपर इंड एस का नियम लागू होता है, वो अपना एफएस डिवीजन 2 में बताए गए फॉर्मेट के हिसाब से बनाती है। बच्चों शेड्यूल 3 क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताता है। तो पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया गया है। तो डिवीजन 1 में भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, डिवीजन 2 में भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और डिवीजन 3 में भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तीनों में पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। शेड्यूल 3 आपको पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताती है। तो शेड्यूल 3 में भी 3 ठो पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। यहां पर भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहां पर भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और यहां पर भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये जो इंड एस वाली कंपनी है, वो कंपनी जिनके ऊपर इंड एस लागू होता है, उनका पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है। डिवीजन 3 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती है। इनका बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट अलग है, इनका बैलेंस शीट का पीएल का फॉर्मेट अलग है। ठीक है, इनका अलग फॉर्मेट बताया गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब वो जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस का काम करती है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। एग्जाम्पल महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब नाम तो तुम लोग सुना होगा बच्चों। मुथूट फाइनेंस है कि नहीं, इतना इतना एग्जाम्पल दे दिए। ये हम लोगों के सिलेबस में एएस वाली कंपनीज, और दिस इज इन आवर सिलेबस। ठीक है,
अगर हम लोग डिवीजन 2 का बात करें या डिवीजन 3 का बात करें, नॉट इन सिलेबस। इसलिए बच्चों हम अकाउंटिंग से स्टार्ट किए, भूमिका बांधे और इसलिए यहां तक हम पहुंचे। ठीक है, हमने आपको बोला था कि हमको 15 मिनट चाहिए, बट इट अप्रोक्स हाफ एन आवर हो गया। ठीक है, पर आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि हम लोगों को करना क्या है। मतलब हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात, हम लोगों को पीएल बैलेंस शीट किसका पढ़ना है? अनलिस्टेड कंपनी का, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। नेटवर्थ का मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये तीनों का अमाउंट को जोड़कर देखेंगे। अगर ये तीनों का अमाउंट जोड़कर 250 करोड़ से कम है तो वो कंपनी पे एएस लागू होगा। ठीक है, और अगर उनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस पर इंडियस लागू होगा। तो इंडियस वाली कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये दोनों हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को क्या पढ़ना है? डिवीजन 1 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। डिवीजन 1 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम लोगों को वो पढ़ना है। डिवीजन 1 में भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, डिवीजन 2 में भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और डिवीजन 3 में भी पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हम लोग को पढ़ना है डिवीजन 1 वाला। तो ये भूमिका बांधा गया बच्चों। तो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए, तो कंपनी का रिजल्ट जानने के लिए हम लोग कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज बनता है, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है, जो कि 3 in 1 होती है। वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, इन 3 चीज के बदले क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और बैलेंस शीट के बदले बैलेंस शीट ही बनता है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन की जगह कंपनी में क्या बनता है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन की जगह कुछ नहीं बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन का काम हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 4 चीज इनकम स्टेटमेंट में आता है। बट कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट 3 in 1 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन वाला काम बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में किया जाता है। जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है उसमें हम लोग एप्रोप्रिएशन का काम करते हैं। कैसे किया जाता है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो सारे का सारा जब आप लोग हायर स्टडीज करोगे ना तब पढ़ना। इनफैक्ट ये सारे का सारा बात भी जो हम आपको बताए, ये जस्ट आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बताए। ठीक है, बाकी एंड ऑफ द डे आपको वही करना है कि नोट्स में जो कुछ भी दिया हो आपको सारा चीज मगअप करना है। ठीक है, और पेज नंबर 1 से 18 में सारा का सारा थ्योरी आपको लिख के दिया हुआ है। तो नोट्स का पेज नंबर 1 और 2 में छोटी छोटी मगर मोटी बातें दिया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नीड, लिमिटेशन, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। हम नोट्स के पेज नंबर 1 में सेकंड पैराग्राफ में देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिख के दिए, जो कि नोट से ही, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आता है। देखो लिखा हुआ है नोट्स का पेज नंबर 1, फर्स्ट पेज में देखो, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एफएस इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स अ बैलेंस शीट, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। तो देखो बैलेंस शीट आपको समझ गए, पीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग का लास्ट है, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब है नोट्स टू अकाउंट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब क्या है? नोट्स टू अकाउंट। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहां बनता है, अगेन नॉट इन सिलेबस, यहां पर बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक है, हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में डिवीजन 1 वाला पढ़ना है, तो वही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और डिवीजन 1 में क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, वो भी जो रियल लाइफ में होता है उसका हाफ। ठीक है, उसमें मजेदार बात क्या है कि रियल लाइफ में स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो होता है उसका हाफ पोर्शन पढ़ना है, एग्जैक्ट 50% पढ़ना है। ठीक है, और बैलेंस शीट का हम लोगों को 80% कंटेंट पढ़ना है, 20% बैलेंस शीट का कंटेंट हम लोग के सिलेबस में नहीं है। मतलब हम लोगों को डिवीजन 1 वाला भी बैलेंस शीट पीएल पढ़ना, तो वो भी पूरा नहीं पढ़ना है।
बैलेंस शीट 80% पढ़ना है और पीएल एकदम हाफ 50% पढ़ना है। तो जो है सिलेबस में वही पढ़ेंगे, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। तो नोट्स का पेज नंबर 1 और 2 में जो ज्ञान दिया गया है उसको रीड कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो हम है। नोट्स के पेज नंबर 3 में आओ। देयर यू विल फाइंड कि कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है एंड कंपनी के पीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है। पेज नंबर 3 फॉलोड बाय पेज नंबर 4। अच्छा, चूंकि बच्चों ये चैप्टर थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल कम है, तो कुछ कॉपी में लिखते चलना। जैसे जो बोर्ड वर्क करवाएंगे उसको लिखना, ठीक है। हम जो चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे वो आप वही नोट्स में पेंसिल से बगल में लिख लेना, ठीक है, या पेन से लिख लेना। तो कुछ लिखते रहना, जो चीज आपको समझ में आता चला जाएगा उसको लिखते चलना, ताकि रनिंग नोट्स बनाओगे जब ये सब थ्योरी रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो नोट्स के पेज नंबर 3 में देखो, वी आर हैविंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो देखो हम क्या लिख के दिए, द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एज प्रेस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। तो डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 क्या है? यही वाला जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। डिवीजन 2 और डिवीजन 3 हम लोग के सिलेबस में नहीं है, और वो हो भी नहीं सकता। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी करोगे तो फाइनल लेवल पे जब जाओगे, जब आप लोग को एकदम फुल्ली एडवांस अकाउंटिंग पढ़ना होगा, तब आप लोग ये चीज के बारे में पढ़ोगे, तो उसका बात ही अलग है, ठीक है। अच्छा, तो हम आपको क्या बोले थे, यहां पर भी पीएल बैलेंस शीट है, यहां पर भी पीएल बैलेंस शीट है, यहां पर भी पीएल बैलेंस शीट है, यानी 2 पार्ट है पीएल बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को पार्ट 1 बोला जाता है, पीएल को पार्ट 2 बोला जाता है, ठीक है। तो पार्ट 1 क्या है? बैलेंस शीट, पार्ट 2 पीएल, पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 पीएल, पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 पीएल। तो देखो, पार्ट 1 डिवीजन 1 शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और ये फॉर्मेट आपके लिए अनजान नहीं है, ये फॉर्मेट देखा हुआ है। और ये बात अलग है कि सारे कंटेंट का डीप मीनिंग पता नहीं है, जो कि आज के बाद हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखो दिया हुआ, द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रेस्क्राइब्ड इन पार्ट 2 ऑफ डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो डिवीजन 1 के पार्ट 2 में पीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है, एंड बिलीव मी ये आपका हाफ फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपका हाफ फॉर्मेट है, 50% गैप है, लेकिन इतना ही पढ़ लोगे तो बहुत है। अच्छा सर, अगर ये वाला चैप्टर हम याद नहीं करें, एग्जाम से एक दिन पहले कर लेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। इस बैलेंस शीट और पीएल का जो फॉर्मेट है, इससे इंटरलिंक्ड एक और चैप्टर है, ठीक है। इससे इंटरलिंक्ड एक और चैप्टर है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हम लोग टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ एफएस पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग को कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ना है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज पोजीशन स्टेटमेंट। तो वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप ये चैप्टर नहीं करते हो। तो इस चैप्टर का लिंकअप एक और चैप्टर से है, तो अगर इसको स्किप करोगे तो वो भी स्किप हो जाएगा। तो दोनों को करना है। छोड़ने के बारे में सोचते क्यों? कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब आइए एक बार ऊपरा ऊपरी नजर फेरते हैं बैलेंस शीट के ऊपर में। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम लोगों का ये वर्टिकल फॉर्मेट है। अर्लियर कंपनीज में, ठीक है, 1 अप्रैल 2011 से पहले, अभी हम आपको बताए ना, कंपनीज एक्ट 2013 लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2014 से। लेकिन कंपनी का जो एफएस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 1 अप्रैल 2011 से लागू हो गया था, नया वाला फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कब आ गया था? 1 अप्रैल 2011 को ही आ गया था, ठीक है। तो बिफोर 1 अप्रैल 2011 कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से बनता था। मतलब ऑप्शंस था आपके पास कि आपको वर्टिकली बनाना है तो वर्टिकली बनाओ, हॉरिजॉन्टली जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो, जो आप लोग पार्टनरशिप में पढ़े हो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट टी शेप में, उसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली आप बैलेंस शीट बना सकते हो या फिर वर्टिकल बैलेंस शीट बना सकते हो। लेकिन 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है, मैंडेटरी हो गया कि कंपनी का जो बैलेंस शीट होगा वो वर्टिकल होगा, और ये मैंडेटरी है। एक ही फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं है। तो आपको ये वाला फॉर्मेट मदद करना है, ठीक है। देखो अभी तक चैप्टर यार स्टार्ट भी नहीं किया, केवल भूमिका बांध रहे, छोटी छोटी मगर सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहे हैं, जिससे ये चैप्टर आपको कंफर्टेबल लगेगा।
तो आइए ऊपरा ऊपरी नजर फेरते हैं। सबसे पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में तीन चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बच्चों अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बगल में लिखो जो पॉइंट नंबर सी है, 3 का सी, जो पॉइंट नंबर 3 का सी है उसके बगल में लिखो पेंसिल से या पेन से, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसको समझा जा सकता है, बोलना नहीं है। लॉ में फॉर्मेट बता दिया गया है, हम लोग उसका अपने मन से नाम चेंज नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। नाम चेंज करने का अधिकार किसको है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, लॉ को, ये लोग कुछ कर सकता है। हम लोग भी आम इंसान, मैंगो पीपल, हम लोग आम इंसान, मैंगो पीपल, हम लोग के पास ये पावर नहीं कि हम लोग किसी का नाम चेंज कर दें, ठीक है। तो वी कांट चेंज द नेम। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, और फोर्थ में करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखो जब आप ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करोगे तो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी याद करना आसान है। देखो नॉन करंट लाइबिलिटी में चारों याद कर लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नॉन करंट है तो करंट में क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो देखो ऊपर में लॉन्ग टर्म है, नीचे में शॉर्ट टर्म है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की जगह एक और नया नाम आ जाएगा, ट्रेड पेबल। ऊपर में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को क्या बोल सकते हैं? अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। ऊपर में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे में आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो अगर पॉइंट नंबर 3 को अच्छे से याद कर लो तो पॉइंट नंबर 4 में उसी को क्या कर देना है? मॉडिफाई करके लिख देना है। फॉर्मेट तो याद करना होगा ना बच्चों। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता ट्रिक दिखा कि हम थोड़ा सा ये चीज नोटिस कर ले तो थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगा। भाई हम तोप का गोला आपको नहीं बता दिए, पॉइंट नंबर 3 और 4 से रिलेटेड रट्टू विद्या बता रहे हैं, लेकिन बहुत महान चीज नहीं बताए, आई नो, लेकिन एक थोड़ा सा कनेक्शन बता रहे हैं कि उसको याद करने में आसानी होगा कि 3 का ए में लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो 4 का ए में शॉर्ट टर्म बोरिंग है, बी में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो उसके बदले ट्रेड पेबल आ जाएगा, ऊपर में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोले तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, तो इधर में क्या आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। ऊपर में लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो नीचे में क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अभी कंटेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एसेट्स में देखो 2 पार्ट है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। लाइबिलिटीज का 4 पार्ट था बच्चों, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का 4 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ये चारों को हेड बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी हेड्स इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी, आप बोलोगे देयर आर 4 हेड्स, 4 मुंडी है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, जबकि एसेट्स में 2 मुंडी है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। क्या होता है करंट, क्या होता है नॉन करंट, वी विल डिस्कस, सब चीज डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब शेयर होल्डर फंड के अंदर में जो 3 पॉइंट दिया हुआ इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सब हेड्स, ठीक है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 4 हेड्स होते हैं, ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। एसेट्स में 2 हेड होते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो ये भी आपको मगअप करना है कि अच्छा इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 4 मुंडी है, नाम क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, मनी, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, जबकि एसेट में 2 है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, है ना। अच्छा, इसके अंदर जो एबीसी दिया उसको क्या बोला जाता है? जो अंदर में ए बी सी दिया हुआ इसको क्या बोला जाता है? सब हेड्स। इसको क्या बोला जाता है? सब हेड्स। जैसे शेयर होल्डर फंड्स का सब हेड्स क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वही नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड्स है, करंट लाइबिलिटीज में 4 सब हेड्स है, ठीक है। अच्छा, एसेट के अंदर देखो, नॉन करंट एसेट के अंदर में 5 सब हेड है। ए प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी डेफर्ड टैक्स एसेट, डी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ई अदर नॉन करंट एसेट।
अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब हेड्स। इसको क्या बोलते हैं? सब हेड्स। सर कैसा कैसा नाम है। अब अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो नाम है सो है। तो अंदर में जो 1 2 3 4 दिया हुआ है वो क्या है? सब हेड्स। तो देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप लोगों ने पढ़ा है वर्ड फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को कंपनी में क्या बोला जाता है? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो फिक्स एसेट्स का नाम यू नेम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स तो सुना हुआ नाम है। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, अदर नॉन करंट एसेट्स है। इधर में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट दिया हुआ है आप लोगों को। अच्छा, इसमें से बैलेंस शीट में आप लोगों को दो चीज के बारे में नहीं पढ़ना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट। ठीक है, तो जो 3 का बी है, 3 का बी इक्विटी एंड लायबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और एसेट साइड में जो 1 का सी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 का बी, और एसेट साइड में जो 1 का सी है, इसके लेफ्ट साइड में लिख दो नॉट इन सिलेबस। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है बच्चों, थोड़ा सा फ्लेवर हम आप लोगों को देंगे कि होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। इतना सीखेंगे कि क्लास 12 के बच्चे का जो लेवल होता है उस लेवल को आप एब्जॉर्ब कर सको। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बहुत बड़े नहीं हो, अभी आप लोग कॉमर्स की दुनिया में कदम रखे हो। अगर आपको क्लास 11th का अकाउंट्स पढ़कर या फिर क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़कर आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ सीख गए, तो बिलीव मी दिस इज 1/100 पोर्शन ओनली। ये दुनिया बहुत बड़ी है बच्चों, दुनिया गोल है और इसमें कंटेंट बहुत कुछ है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप पूरा का पूरा सीए क्वालिफाई कर जाओगे तो भी आप रियल लाइफ में 100% अकाउंटेंसी नहीं सीख पाओगे। रियल लाइफ में सीखने को फिर बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 11 12 का अकाउंट्स इज 1/100 ऑफ रियल लाइफ अकाउंट्स। अगर ग्रेजुएशन का अकाउंट सीखते हो तो 11 12 और ग्रेजुएशन का अकाउंट्स मींस 2/100, और अगर सीए में जितना भी अकाउंट सिखाया गया अगर वो सारे का सारा सीख लेते हो तो वो 50/100 होगा। और बाकी जो 50/100 है जब रियल लाइफ में काम करोगे तब वो सीखने को मिलेगा, क्योंकि कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो रियल लाइफ में जब आप काम करते हो तब समझ में आता है। ठीक है, हम लोगों भी जब ये सब चीज पढ़ते थे तो सुनकर बहुत अच्छा लगता था, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर रियल लाइफ में कभी कभी हम लोग को बहुत तरह का प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फील होता था कि ये तो नियम है लेकिन इस नियम को हम लोग लागू खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग खुद से उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो कथनी और करनी में फर्क हो जाता था। तो ये हम लोगों का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। उसके बाद देखो पीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है। आप इस पीएल के फॉर्मेट में देखो देयर इज अ नो स्कोप फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। आपने लाइफ में पहली बार जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था तो सबसे पहला चीज सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। पीएल में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अनदर नेम ऑफ सेल। ठीक है, अदर इनकम इज अदर इनकम। ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ दिया जाए तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। वी आर हैविंग द लिस्ट ऑफ 7 एक्सपेंसेस। ठीक है, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इट इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। इट इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, एक ये हो गया। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। तो ये 7 खर्चों को अगर आप जोड़ देते हो तो आता है टोटल एक्सपेंसेस। अब थर्ड नंबर में जो टोटल रेवेन्यू आया और फोर्थ नंबर में जो टोटल एक्सपेंसेस आया, इन दोनों का डिफरेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आप लोग के सिलेबस के हिसाब से इसमें टैक्स माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा।
आप बैलेंस शीट में भी देखे थे, एक कॉलम था नोट नंबर का, पीएल में भी कॉलम है नोट नंबर का। ये नोट नंबर में हम लोग इसमें नोट्स टू अकाउंट्स जब बनाते हैं तो वो नोट नंबर मेंशन करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन वहां पर लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, टेंशन नहीं लेना, पीएल और बैलेंस शीट का जो कंटेंट है हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी बस हम लोग ऊपरी ऊपरी रिव्यू कर रहे हैं। अब आइए जनरल इंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं। नोट्स के पेज नंबर 4 में देखो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन किसके लिए? दोनों के लिए, पीएल और बैलेंस शीट दोनों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या है? द शेड्यूल 3 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2011। ये तो हम आपको बताइए कि ये जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कब आया? 1 अप्रैल 2011 को आया। तो वही बात हम लिख के दे दिए कि ये जो कंपनी का जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट और पीएल का, ये सारी कंपनियों में लागू होता है। शेड्यूल 3 तो सारी कंपनी में लागू होता है ना, चाहे वो एएस वाली कंपनी हो, चाहे वो इंडियस वाली कंपनी हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो। ठीक है, वो तो सब पे लागू होता है। और ये कब से लागू हो रहा है? 1 अप्रैल 2011 से। दूसरा, द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 डू नॉट अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी। अब आपको क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करेगी। इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करेगी। मतलब अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, अगर हम बैंकिंग कंपनी का नाम करें तो बहुत सारा है, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी। तो ये तो शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करेगा, तो फिर ये लोग अपना पीएल बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? तो इनका फॉर्मेट इनके लॉ में अलग से बताया गया है। ठीक है, इंडिया में बैंक के लिए बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट है। तो इनके लॉ में अलग से पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है। तो ये लोग उसके हिसाब से बनाएगा। बच्चों ये नॉन बैंकिंग है, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, और यहां किसका बात हो रहा है? बैंक का बात हो रहा है, बैंकिंग कंपनी का बात हो रहा है। तो ये तुम्हारा एक्सिस, एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? बैंकिंग एक्ट में आता है। ठीक है, इंश्योरेंस में एलआईसी और बहुत सारा है, आईसीआईसीआई का अपना इंश्योरेंस है, बजाज का अपना इंश्योरेंस है, बहुत सारी कंपनी का अपना अपना इंश्योरेंस का डिवीजन है, तो उन पे इंश्योरेंस एक्ट लगता है। तो इनका जो बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, इनमें जो पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया हम लोग उसके हिसाब से बनाएंगे। इन दोनों के अलावा बाकी सब का किसके हिसाब से बनेगा? शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट बताया गया उसके हिसाब से बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि आपके दिमाग में किया था सर इलेक्ट्रिसिटी का तो फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है ना, तो गवर्नमेंट कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है बहुत सारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं। झारखंड में अलग है, बिहार में अलग है, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली हम क्या बोलते हैं 2016 में एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में भी गए थे पढ़ाने के लिए। वहां पर क्या हुआ था, सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोग सीए में जैसे 3 लेवल होता है ना, सीए, सीएमए में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल्स, तो वो लोग फाउंडेशन और इंटरमीडिएट क्वालिफाइड थे, फाइनल क्वालिफाइड नहीं थे। दे आर सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, क्वालिफाइड एमबीए, ठीक है, क्वालिफाइड एमकॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये सब वहां पर आए थे। तो वहां पर 15 डेज का प्रोग्राम चला था, तो वहां मेरे को पढ़ाना था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है, ठीक है, वो सब किस में आती है? इंडेस कंपनी में आती है। तो उन लोगों को हम इंडेस कंपनी के हिसाब से पीएल और बैलेंस शीट पढ़ाए थे। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो बच्चों, हमको इंडेस कंपनी का भी पीएल बैलेंस शीट आता है। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ये चीज पढ़ाए हुए हैं। तो वही चीज वहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो ये लोग शेड्यूल 3 को फॉलो करेंगे। वहां क्या लिख के दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होता है वहां पर शेड्यूल 3, वहां पर वो लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया गया है, पीएल का फॉर्मेट नहीं दिया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, तो हम लोग शेड्यूल 3 को फॉलो करेंगे। The Electricity Act 2003 does not provide any specific format for presentation of FS by an electricity company. हम FS बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। Hence, Schedule 3 may be followed by an electricity company till the time any other format is prescribed by the relevant statute. तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का अपना पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आ जाता,
तब तक शेड्यूल 3 वाले बैलेंस शीट पीएल को फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अभी हम आपको जस्ट बोले बच्चों कि 3 के सी के बगल में लिख लेना, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। तो क्या आप फॉर्मेट में अदर नॉन करेंट लायबिलिटी लिखोगे कि फॉर्मेट में आप, एक सेकेंड, फॉर्मेट में आप वहां पर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखोगे? जो 3 का सी है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो फॉर्मेट में आप अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखोगे कि अदर नॉन करेंट लायबिलिटी लिखोगे? फॉर्मेट में वही लिखोगे जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। हम आपको बोले कि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम लोग क्या समझ सकते हैं, उसको क्या, किस फीलिंग के साथ पढ़ना है? उसको फीलिंग पढ़ना है अदर नॉन करेंट लायबिलिटी के फीलिंग के साथ में, ठीक है? उसको हम लोग अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज के फीलिंग के साथ में पढ़ना है। तो भाई हम और आप चेंज नहीं ना कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर चाहे तो बैलेंस शीट का और पीएल का जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ना, इसके साथ छिड़कानी कर देता है, ठीक है? और रियल लाइफ में होता भी है। और जो छिड़कानी होता है ना, वो आपको समझा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? जैसे रियल लाइफ में अगर हम लोग बात करेंगे, अभी आपके साथ ऊपर ऊपरी बात हुआ कि एक्सपेंसेस में 7 नाम है, लेकिन रियल लाइफ में जानते हो 8 एक्सपेंसेस का नाम यूज किया जाता है, ठीक है? एक एक्सपेंसेस होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं आप लोग नाम सुने कि नहीं सुने हो, ठीक है? कंपनी के ऊपर फाउंडेशन डाला गया है कि आप इस समाज से बहुत कुछ पाते हो, तो इस समाज के वेलफेयर के लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप महिंद्रा फाइनेंस वगैरह अगर गए होंगे तो कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि वहां ब्लड डोनेशन कैंप लगा गया है और वहां पर एक बोर्ड लगाया गया है CSR एक्टिविटी, ठीक है? या फिर बाजार में आप घूमते फिरते किसी कंपनी के बाहर में या किसी बैंक के बाहर में आपको इस तरीके का बोर्ड मिलेगा कि वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, या फिर गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है, या फिर कुछ सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है, और वहां पैम्पलेट में लिखा हुआ है CSR एक्टिविटी, ठीक है? तो CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रियल लाइफ में कंपनीज एक्ट कंपनियों को बोलता है कि आप इस समाज से बहुत कुछ रिसोर्सेज पाते हो, ये समाज से आपको बहुत कुछ मिलता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप समाज का वेलफेयर का काम करें, तो उनको अपने कमाई का कुछ हिस्सा सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करना पड़ता है। कुछ हिस्सा मतलब समझ रहे हो? कुछ हिस्सा मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा हिस्सा, मोटा मोटी मानकर चलो कि अगर वो 100 करोड़ कमाता होगा तो मान के चलो 1-2 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए बोला जाता है। वो भी उनको इंस्ट्रक्शन है, उनको ये नहीं बोला गया कि करना ही होगा, उनको बस समझाया गया है कि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के प्रति आपका भी दायित्व है, समाज के वेलफेयर के लिए आप काम करिए, ठीक है? समाज के वेलफेयर के लिए काम करिए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो खर्चा होता है CSR एक्सपेंसेस बोलकर, रियल लाइफ में पीएल में एक्सपेंसेस का 7 नहीं 8 ये होता है, रो होता है। जो आप रोज देखे थे कि जो 7 एक्सपेंसेस का नाम था, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नंबर 2 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे करके जो 7 नाम देखे थे, रियल लाइफ में कंपनी का वहां पर 8 नाम रहता है, ठीक है? तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग को कंपनी लॉ AS इंड AS अगर चाहे तो बैलेंस शीट और पीएल के फॉर्मेट को छेड़खानी किया जा सकता है, ठीक है? और रियल लाइफ में छेड़खानी किया जाता भी है, रियल लाइफ में छेड़खानी किया भी जाता है। जैसे शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर फंड में आप लोग देखे 3 नाम, ठीक है? रियल लाइफ में कभी कभी 4 नाम पाया जाता है। तो वो सब नाम क्या है, ना तो वो हम आपको समझाने में समर्थ हैं, और ना ही वो सब चीज हम आपको बता सकते, क्योंकि वो सब चीज आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सब चीज आपने देखा नहीं है, आपने सुना नहीं है। तो जब आप प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे या ग्रेजुएशन में पढ़ाई करोगे तो वो चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन करोगे, मेरे पास ट्यूशन क्लासेस करोगे, तो वो चीज हम आपको वहां पर दिखा देंगे। अगर आप प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से करोगे, तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज आपको दिखा देंगे कि देखो ये ऐसा होता है, और रियल लाइफ में भी आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि लॉ के पास, AS इंड AS के पास, गैप्स के पास ये पावर है कि वो चाहे तो बैलेंस शीट और पीएल के फॉर्मेट का छेड़खानी कर सकता है। यही बात जनरल इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट पॉइंट में लिख के दी है। मेरे और आपके बस का बात नहीं, लेकिन उनके बस का बात है। Number 4, the Schedule 3 gives overriding status to the requirement of accounting standard. Hence, if any accounting standard required any change in treatment or disclosure in FS, the same shall be made, and the requirement of Schedule 3 shall stand modified accordingly. अगर AS, इंड AS, गैप्स, लॉ अगर ये सब चाहे तो बैलेंस शीट और पीएल के फॉर्मेट को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो एक CSR एक्सपेंसेस आप बताएं, और आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा, वो इसलिए क्योंकि वो इजी था। लेकिन बैलेंस शीट में जो चेंजेस होता है, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट डाला जाता है शेयर होल्डर फंड में,
ठीक है, तो कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है बैलेंस शीट में भी, तो आपका वो लेवल नहीं है, ठीक है, कि आप उस चीज को समझ पाओगे। और आपका लेवल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उससे रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ा नहीं है, और उससे रिलेटेड अभी आपको पढ़ना भी नहीं है। उससे रिलेटेड चैप्टर आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, या फिर अगर आप प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे सीए या सीए में, तो वहां पढ़ना है। तो वही दिया हुआ है कि लॉ, एएस, इंड एएस, गैप्स अगर ये चाहे तो बैलेंस शीट और पीएल के फॉर्मेट में छेड़खानी कर सकते हैं, और रियल लाइफ में छेड़खानी होता है। जैसे एक्सपेंसेस में 7 नाम बोले, तो रियल लाइफ में यू विल फाइंड कि 8 नाम होता है, ठीक है। कोई कंपनी क्या करती है, अदर एक्सपेंसेस में सीएसआर एक्सपेंसेस को दिखा देती है, और कोई कंपनी सीएसआर एक्सपेंसेस को अलग से एक रो में दिखाती है। मतलब बहुत सारी कंपनी क्या करती है, 7 एक्सपेंसेस है तो 7वां नंबर देखना अदर एक्सपेंसेस है, तो सीएसआर पे जो खर्चा करती है ना, उसको अदर एक्सपेंसेस के अंदर दिखा देती है। अदर एक्सपेंसेस में जो भी उनका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, वो सारे के सारे खर्चे में क्या करती है, सीएसआर एक्सपेंसेस को भी अलग से शामिल करके दिखा देती है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि नहीं, हमको सीएसआर का खर्चा अलग से शो करना है, दिखाना है कि हम कितने बड़े दानवीर हैं, हम कितने बड़े अच्छी कंपनी है, हम कितना समाज सेवा का काम करते हैं, शो ऑफ करने वाली कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये लोग क्या करती है, अदर एक्सपेंसेस के ऊपर में एक हेडिंग डालती है, एक नया रो क्रिएट करती है सीएसआर एक्सपेंसेस, और उसमें अलग से दिखाती है कि देखिए हम सीएसआर के नाम से इतना पैसा खर्चा करते हैं, देखो हमसे बड़ा दानवीर कोई होगा, अलग से शो ऑफ करती है। तो ये अलाउड है। नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या लिखा गया है कि जैसे पहले राउंडिंग ऑफ ऑप्शनल था, अब मैंडेटरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से। ये जो आप जनरल इंस्ट्रक्शन का पॉइंट नंबर 5 और 6 देख रहे हो, ये दोनों 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है, जो आप जनरल इंस्ट्रक्शन का पॉइंट नंबर 5 और 6 लिख रहे हो, देख रहे हो। पहले राउंडिंग ऑफ ऑप्शनल हुआ करता था। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, इसका टोटल इनकम 80 करोड़ रुपए इनकम है। तो जब ये अपना पीएल और बैलेंस शीट बनाएगी, ठीक है, तो मान लीजिए बैलेंस शीट बना रही है, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस है, मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका इनकम 80 करोड़ है और उसका रिजर्व एंड सरप्लस है मान लीजिए 30,35,466 रुपया। मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस में इतना पैसा है, तो क्या बोला जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, पॉइंट नंबर 5, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, द फिगर्स अपीयरिंग इन द एफएस शैल बी, शैल को देखो हम बोल्ड कर दिए हैं, शैल बी राउंडेड ऑफ एज गिवन बिलो। अगर कंपनी का इनकम 100 करोड़ से कम है, तो उनको अपने फिगर्स को नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट लाख या नियरेस्ट जो भी डेसिमल है, उसको राउंड ऑफ करके शो करना है। मतलब अगर इसका टोटल इनकम 80 करोड़ है, यानी 100 करोड़ से कम है, तो उस केस में ये रिजर्व एंड सरप्लस इस तरीके से ओपन में नहीं दिखा सकती है, इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो ये नियरेस्ट टू 100 ऑप्ट करती है, तो ये हो जाएगा 30,35,500। नियरेस्ट टू 100 क्या होता है, नियरेस्ट टू 100 का लास्ट 2 डिजिट 49 या उससे कम है तो 0, और 50 या 50 से ज्यादा है तो 100 ऐड हो जाएगा। तो अगर ये 66 है तो इट विल बी व्हाट, 500। अगर वही मान लो ये 30,35,434 रुपया होता, ठीक है, और ये नियरेस्ट टू 100 का पॉलिसी फॉलो करती, तो ये कितना दिखाती, 30,35,400। ये मैंडेटरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से कि आपको राउंड ऑफ करके शो करना है, ठीक है, आपको राउंड ऑफ करके शो करना है। तो कोई भी तरीका ऑप्ट कर लीजिए, या तो नियरेस्ट टू 100 दिखाइए, नियरेस्ट टू 1000 दिखाइए, नियरेस्ट टू लाख दिखाइए। और अगर आपका इनकम 100 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, अगर आपका इनकम 100 करोड़ या उससे ऊपर है, 100 करोड़ और मोर, तो फिर नियरेस्ट टू लाख, नियरेस्ट टू मिलियन, नियरेस्ट टू करोड़ में दिखाना है। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर 100 करोड़ से कम का इनकम है, तो आप नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू लाख, नियरेस्ट टू मिलियन कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको नियरेस्ट टू लाख, नियरेस्ट टू मिलियन, नियरेस्ट टू करोड़ में दिखाना होगा। कोई भी एक तरीका ऑप्ट कर लो, कोई भी एक तरीका ऑप्ट कर लो। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, बहुत ही अच्छा चेंजेस आया है जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बच्चों एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ये जब चैप्टर हम लोग का खत्म होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इसको अकाउंटिंग रेशियो भी बोला जाता है, इसको अकाउंटिंग रेशियो भी बोला जाता है। पता है हम लोग के सिलेबस में अप्रॉक्स 20
अप्रोक्स 20 रेशियोज पढ़ना है, ठीक है। 20 रेशियोज निकालना सीखना है, लाइक करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इस तरह से नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऐसे करके हम लोग को 20 फॉर्मूला पढ़ना है। और पता है रियल लाइफ में 50+ फॉर्मूला है, रियल लाइफ में 50+ अकाउंटिंग रेशियोज है, जबकि हम लोग के सिलेबस में कितना पढ़ना है, मात्र 20 रेशियो। अब होता क्या था कि 1 अप्रैल 2021 से पहले जितनी भी कंपनी अपना पीएल बैलेंस शीट बनाती थी, तो बैलेंस शीट बनाने के बाद जितना भी रेशियोज होता था वो लोग सारा का सारा रेशियोज बैलेंस शीट के बाद बनाती थी, सारा का सारा रेशियो कैलकुलेट दिखाती थी कि नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, करंट रेशियो कितना है, लिक्विड रेशियो कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब सारा का सारा जो रेशियोज है, जितना भी रेशियोज बनता है, सारा का सारा रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब बहुत सारा रेशियोज होता था, वो लोग को अलग से बनाना पड़ता था, ठीक है। और मेरे को लगता था, हमको पर्सनली ऐसा लगता था कि कंपनीज एक्ट को ये डिफाइन कर देना चाहिए कि देखो ये रेशियो निकालो तो काम बन जाएगा। 1 अप्रैल 2021 को यही सबसे इंटरेस्टिंग चेंजेस आया और हमको लिस्ट दे दिया गया कि अगर आप अपना कंपनी का पीएल और बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको ये 11 रेशियो कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर आप कोई रेशियो बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन आपको ये 11 कम से कम बनाकर दिखाना है। मतलब जब आप अपनी कंपनी का पीएल बैलेंस शीट बना लोगे, नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको 11 रेशियो मिनिमम बनाना है। इसके अलावा अगर कोई और रेशियो आप शो करना चाहते हो, किसको, फाइनेंशियल यूजर को। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाते हैं, फाइनेंशियल यूजर के लिए। तो अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स को रेशियो एनालिसिस के थ्रू अगर कुछ बताना चाहते हो तो आपको ये 11 रेशियो तो कम से कम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आपका माने तो करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे तरफ से कोई मना ही नहीं है। लेकिन ये लोग 11 रेशियो नोटिफाई कर दिया है, ये लोग बोले तो गवर्नमेंट ने ये 11 रेशियो को नोटिफाई कर दिया है कि ये 11 रेशियो आपको निकाल कर देना होगा। और ये 1 अप्रैल 2021 का चेंजेस है। करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये 11 रेशियो ये लोग नोटिफाई कर दिए हैं कि इतना रेशियो तो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। जब आप पीएल बैलेंस शीट बना लेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बना लेंगे, उसके बाद आपको ये 11 रेशियो कम से कम बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको और भी रेशियो दिखाने का मन है, जैसे वो जीपी रेशियो नहीं है लेकिन आप जीपी रेशियो अपना कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। पीएल के फॉर्मेट में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फॉर्मेट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका तो आता ही है, ठीक है। कि हम लोग क्या करेंगे, सारा सेल्स ले लो, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक याद करो। जीपी कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दो और इधर में जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेजेस है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है माइनस कर दो तो जीपी आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैथमेटिकली तुम चाहे तो निकाल ही सकते हैं। हमको जीपी रेशियो दिखाने का मन है, अलग से दिखा दीजिए। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का मन है, आप अलग से दिखा दीजिए। आपको कुछ भी अलग से निकालने का मन है, आप अलग से निकाल के दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, सर आप ये सब नाम जो बोल रहे हैं सब ऊपर से पार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये सब नाम दिखेगा, तब तो अंदर जाएगा। तो अभी क्यों लोड लेना, हम तो आपको बोले ना कि हम लोग ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों के सिलेबस में 20 रेशियो है, ठीक है। तो वो अप्रॉक्स जो 20 रेशियोज है वो हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर रियल लाइफ में 50+ फॉर्मूलाज है। और कंपनी के ऊपर प्रेशर क्या होता था कि पीएल बैलेंस शीट बनाने के बाद कंपनीज के जो अकाउंटेंट होते थे उनको पीएल बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के बाद सारा रेशियोज बनाना पड़ता था, क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन तो था नहीं कि भाई कौन कौन सा रेशियो जरूरत है। अब 1 अप्रैल 2021 को ये नोटिफाई कर दिया गया कि भाई आप ये रेशियो बना लीजिए, काम हो जाएगा, बात खत्म। तो 1 अप्रैल 2021 को ये 11 रेशियो का नाम दे दिया गया कि अगर आप इतना रेशियो पीएल बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स के अलावा बना देते हैं तो बात खत्म। इसके अलावा अगर आपको और भी रेशियो कैलकुलेट करने का मन है तो कर दीजिए। लास्ट बात बच्चों, अगर आप पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखे होंगे तो नहीं देखे तो अभी जाकर देखिए। पीएल बैलेंस शीट का अमाउंट का देखो 2 कॉलम है, पहला करंट पीरियड लिखा हुआ है और नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ प्रीवियस पीरियड। बच्चों अकाउंटिंग का 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फोर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब क्लास 11th में पढ़े होंगे, याद नहीं होगा ये बात अलग है। पहला होता है कंपेरेबिलिटी, दूसरा होता है रिलायबिलिटी, तीसरा होता है रेलिवेंस
और चौथा होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। नाम तो सुना सुना लग ही रहा होगा अगर क्लास 11 में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो। ये स्टार्टिंग का जो चैप्टर होता था क्लास 11 में अकाउंट्स में, जो फर्स्ट 2 चैप्टर रहता था, ठीक है, वहां पर दिया हुआ था। और जो स्टूडेंट मेरे से क्लास 11 पढ़ा है वो लोगों को ये चीज नोट्स में लिख के दिया गया था, 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में आप लोग, अब जैसे मान लो कोई कंपनी अच्छा है या बुरा, हमको कैसे पता चलेगा? अब हम पिछले साल का पीएल बैलेंस शीट हमको उठा के रखना पड़ेगा। जैसे हम 2020 में कंपनी का पीएल, हम कंपनी के इन्वेस्टर हैं, मेरे पास कंपनी का पीएल बैलेंस शीट है, उसको हम उठा के रख दिया। अब 2021 में उस कंपनी का हमको बैलेंस शीट और पीएल निकालना होगा, और 2021 में जो पीएल बैलेंस शीट आया उसको आमने सामने रख के हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई कौन ये कंपनी अच्छा कर रही है कि गड़बड़ कर रही है। लेकिन वही अगर कंपनी ये सर्विस हमको अपने एंड से दे दे तो हमको हर साल कंपनी का पीएल बैलेंस शीट उठा के रखने का जरूरत नहीं है। हम इन्वेस्टर्स हैं, मेरा पर्सनल लाइफ भी है, मेरे को बहुत सारा काम भी करना है, तो मेरा यही काम है क्या कि कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उठा के उसको अपने लॉकर में रखे। अरे भगवान हमको इतना टैलेंट दी कि हम लॉकर में भर भर के पैसा रखे, भर भर के अपना प्रॉपर्टी बनाए, कि हम इस चीज का टैलेंट रखें कि भाई वो अपना पीएल बैलेंस शीट जो कंपनी का उसको चुन चुन के अपने लॉकर में रखे। तो कंपनी की तरफ से हमको ये सर्विसेज मिलता है, फैसिलिटी मिलता है कि जो पीएल बैलेंस शीट होता है उसमें दो कॉलम रहता है, एक करंट पीरियड का और एक पिछले साल का। तो आपको हर साल कंपनी का पीएल बैलेंस शीट के फॉर्मेट को उठाकर उसके रिपोर्ट को उठा के रखने का जरूरत नहीं है। आपके पास हर साल जो पीएल बैलेंस शीट आएगा उसमें करंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर दिया हुआ रहेगा। आप उससे कंपेयर कर लो कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी में ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंपनी में ग्रोथ हो रहा है तो बीइंग इन्वेस्टर उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर दिख रहा है कि कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, कंपनी उल्टा धीरे धीरे डिटोरेट हो रही है, तो जो आपका पैसा फंसा हुआ है उसको विड्रॉ कर लो। उस कंपनी का शेयर्स डिवेंचर में जो आप पैसा लगा रखे हो उसको बेच बाच के निकल लो। तो एक इंफॉर्मेशन क्या होता है? कंपेरेबिलिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप रेशियो एनालिसिस बनाते हो, ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस भी आप 2 बनाओगे, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। अगर उन दोनों में 25% से ज्यादा का डेविएशन है तो उसका रीजन भी बताना होगा। अगर पिछले साल का जो रेशियो आया था और जो इस साल का रेशियो आया है, अगर उसमें डेविएशन 25% से ज्यादा है तो उसका रीजन बताइए कि ये डेविएशन क्यों आया, ठीक है। एक्चुअली देखो होता क्या है, सिंपल सा बात है। जब हम आपको शेयर्स पढ़ा रहे थे तो हम आपको क्या बोले थे कि कंपनी को आप समझिए कि घर का बच्चा, और जो लोग पैसा लगाते हैं वो लोग माई बाप। कंपनी को जो कुछ भी करना है सब कुछ पूछ के करना है। आज आप अपने घर में कोई भी चीज अपना डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो, आपको अपने पेरेंट्स से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। आपको कुछ रिक्वायरमेंट होता है, आपको अपने पेरेंट्स से मांगना पड़ता है। जैसे उनसे अप्रूवल मिलता है वैसे आप उस काम को एग्जीक्यूट कर पाते हो। उसी तरीके से कंपनी है, कंपनी को जो कुछ भी करना है उसको अपने इन्वेस्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना अप्रूवल लिए वो आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, उसको हर चीज के बारे में हिसाब देना होगा, हर कुछ के बारे में हिसाब देना होगा। मतलब आप समझो आजकल के बच्चे नालायक हो सकते हैं पर कंपनी नालायक नहीं हो सकती। आजकल के बच्चे नालायक हो सकते हैं पर कंपनी नालायक नहीं हो सकती। कंपनी को अपना सारा का सारा हिसाब अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। तो भाई अगर आप जो रेशियो एनालिसिस बना रहे हो उसमें अगर 25% से ज्यादा का वेरिएशन आया है तो वो भी आप बताइए कि इसका रीजन क्या है। यही बात वहां पर लिख के दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग को स्पेसिफिक बात करना है कि बैलेंस शीट का सारा कॉन्सेप्ट और पीएल का कॉन्सेप्ट। अभी तक आज का जो पहला क्लास था बच्चों, ये सारा का सारा डेडिकेशन था ओवरव्यू पे। तो आज आप जो मेरे साथ 1 आवर प्लस का क्लास जो मेरे साथ स्पेंड किए हो, ये जस्ट केवल भूमिका बांधे हैं। आज हम लोग सच बोलो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट ही नहीं किए हैं, अभी तक केवल हम लोग भूमिका बांधे हैं, ठीक है। और आज आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग ही लेवल का चीज पढ़े हैं क्लास 12 में आकर। इतने छोटे से लेवल में एक बहुत अलग लेवल का चीज पढ़े हो। तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क सिंपली ये है कि आज के क्लास को आपको रिवाइज तो करना ही करना है, उसके अलावा पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट आंख बंद करके रट लेना है। लॉजिक क्या है वो कल बताएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। वो जो लॉजिक क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपको बस आंख बंद करके रटना है फॉर्मेट कि पीएल के फॉर्मेट में ये चीज आता है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये चीज आता है, ठीक है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन था वो पीएल और बैलेंस शीट के लिए दोनों के लिए था। अब नीचे में जनरल इंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, बैलेंस शीट के लिए मोटी मोटी बातें, पीएल के लिए मोटी मोटी बातें। तो वो नेक्स्ट क्लास में अब हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का 3-4 क्लास लगेगा और अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास का मकसद बस यही था कि आपको एक भूमिका बांध कर दिया जाए कि भाई आप ये जो चैप्टर को ले रहे हो ये हल्का चैप्टर नहीं है, एक स्टैंडर्ड चैप्टर है और इसमें ये सारे का सारा ज्ञान का बात है और हम आपको एकदम अलग ही लेवल पे ले जाकर सब कुछ बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको आज का क्लास समझ में नहीं आया होगा। 99% आज का सारा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। आपको आज के क्लास को अच्छे से रिवाइज करना है सो डैट इस चैप्टर में आपका रिदम बना रहे। ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए रियल लाइफ से रिलेटेड हम बहुत सारा बात आपको बताएं,
ठीक है, बस आपको मेरे को एक ही काम फेवर करके देना है कि आंख बंद करके बैलेंस शीट और पीएल का जो फॉर्मेट हम लोग के सिलेबस में है, जो हम लोगों के नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स के पेज नंबर 3 और 4 में, उसको आंख बंद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद उसका कंटेंट का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स तो हम आपको देंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का क्लास बहुत मजा आया होगा। अच्छे से रिवाइज करना, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, रिवाइज प्रॉपरली।